नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका न्यूज डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पंजाब सरकार हाल ही में केंद्र सरकार को चुनौती दी है बीएसएफ बॉर्डर्स को लेकर। जो बीएसएफ का क्षेत्राधिकार है अभी केंद्र सरकार के द्वारा पंजाब में 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है। तो इस क्षेत्राधिकार का जो ऑपरेशनल क्षेत्राधिकार है बीएसएफ का, उसको चैलेंज किया गया है, यानी चुनौती दी गई है पंजाब सरकार के द्वारा। चूंकि जो बीएसएफ होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो भारत और पाकिस्तान बॉर्डर्स पर है, यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर अब फिर उसके बाद पंजाब राजस्थान तक जहाँ जहाँ पाकिस्तान का बॉर्डर है वहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ तैनात है। यहीं पर जो पूर्वी पाकिस्तान आज का जो बांग्लादेश है, यहाँ पर भी पहले पाकिस्तान था, यहाँ पर भी बीएसएफ थी तैनात। लेकिन अब तो बांग्लादेश हो गया है, लेकिन यहाँ भी बीएसएफ है। तो बीएसएफ दो बॉर्डर पर है, एक पाकिस्तान बॉर्डर पर, एक बांग्लादेश बॉर्डर पर है। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल को लेकर भी यही इशू उठता रहता है कि जो क्षेत्राधिकार है ऑपरेशनल क्षेत्राधिकार, तो जो वेस्ट बंगाल सरकार है वो भी चैलेंज करती है केंद्र सरकार को। तो आइए जानते हैं कि क्या हुआ था, मैटर क्या था, क्यों चैलेंज किया गया था। पंजाब ने बीएसएफ का जो वही बॉर्डर था 15 किलोमीटर, अब फिर ऑपरेशनल चार्ज उसको बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो राज्य सरकार, पंजाब राज्य सरकार ने कहा कि ये जो संघीय सिद्धांत है उसका उल्लंघन है। संघीय सिद्धांत का मतलब होता है कि जो केंद्र और राज्य होते हैं दोनों को अपना अलग अलग क्षेत्राधिकार होता है, तो इसे कहते हैं संघीय सिद्धांत। तो इस सिद्धांत का उल्लंघन को करते हुए चुनौती दी गई है पंजाब सरकार द्वारा, किसको? केंद्र सरकार को। जो बीएसएफ अधिनियम 1968 है उसके तहत बीएसएफ को एक पावर दिया जाता है, एक पावर दिया जाता है कि वो विभिन्न राज्यों की अलग अलग क्षेत्राधिकार सीमाएं के भीतर, और जैसे कि सीमाओं के भीतर से वो ऑपरेशन कर सकते हैं। ऑपरेशन मतलब कि परिचालन कार्य कर सकते हैं, जो टेररिस्ट अपराध को कंट्रोल करने के लिए, और इसके बाद जो राज्य के अंदर अशांत गतिविधियां हैं उसको शांत कराने के लिए। उदाहरण के लिए गुजरात में ये दायरा 80 किलोमीटर तक है, और फिर कुछ राज्यों में कम है। अब पंजाब में ये दायरा 15 किलोमीटर तक का था। तो सभी राज्यों में बराबर करने के लिए इसको एक अधिनियम बनाया गया केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार अधिनियम 2021 बनाया गया अधिसूचना द्वारा। इसमें 50 किलोमीटर कर दिया गया कि सबको एक समान 50 किलोमीटर का दायरा बीएसएफ को दिया जाएगा, क्षेत्राधिकार दिया जाएगा, ताकि बीएसएफ उसमें ऑपरेशन कार्य कर सके। जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 है, पासपोर्ट अधिनियम 1920, पासपोर्ट अधिनियम 1967 आदि के तहत कुछ अपराधों के संबंध में बीएसएफ के पास जो राज्य पुलिस एजेंसियों उसके साथ समवर्ती शक्ति शामिल होती है कि उनके साथ मिलकर बीएसएफ काम कर सकते हैं। तो ये था मामला। तो जो पंजाब सरकार है किस आर्टिकल के तहत चैलेंज की है केंद्र सरकार को? तो केंद्र सरकार को चैलेंज की है 131 से, यानी आर्टिकल 131 के तहत पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। किसको? केंद्र सरकार को चैलेंज किया है। जो उसका बॉर्डर बढ़ाया गया है 15 से 50 किलोमीटर कर दिया गया है जो ऑपरेशनल कार्य के लिए। इसमें बताया गया जो आर्टिकल 131 है, इसमें संघीय सिद्धांतों के उल्लंघन से संबंधित जो भी मैटर होता है राज्य सरकार केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। अनुच्छेद 131 राज्यों के बीच या राज्यों और केंद्रों के बीच होने वाले विवादों पर मूल अधिकार क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान करता है। यानी कि जो मूल क्षेत्राधिकार है आर्टिकल 131 ये राज्यों को प्रदान करता है कि राज्य और केंद्र के बीच में विवाद है तो इसके तहत वो याचिका दायर कर सकते हैं या एफआईआर भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया है कि पंजाब में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 से जो 50 किलोमीटर तक बढ़ाने वाली 2021 की अधिसूचना विशिष्ट अपराध को रोकने के लिए समवर्ती अधिकार प्रदान करती है, लेकिन राज्य पुलिस के जांच अधिकार को कम नहीं करती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये बीएसएफ ऑपरेशन कार्य कर सकता है, ऑपरेशनल कार्य कर सकता है 50 किलोमीटर तक, 15 से 50 किलोमीटर तक कार्य कर सकता है, लेकिन जो राज्य सरकार का अधिकार है उसे वायलेट नहीं कर सकता है। यानी कि जो राज्य है उसको सूचना देनी पड़ेगी, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। संविधान का अनुच्छेद 355 क्या कहता है? संविधान का जो अनुच्छेद 355 है ये कहता है कि केंद्र किसी राज्य को बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति से बचाने के लिए राज्य से अनुरोध किए बिना सेना को तैनात कर सकता है। यानी कि राज्य की कोई सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तब भी सेना तैनात कर सकता है। सिर्फ केंद्र को यह आशंका हो जाए कि राज्य पर बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति का खतरा है। इसी के आधार पर अगर
राज्य सरकार केंद्र का पालन नहीं करती है, केंद्र का जो दिशा निर्देश है उसका पालन नहीं करती है, आंतरिक अशांति को कंट्रोल नहीं करती है, बाहरी आक्रमण को रोक नहीं कर पाती है, तो इसी आधार पर केंद्र सरकार के द्वारा आर्टिकल 356 के तहत लगा दिया जाता है राष्ट्रपति शासन। कहाँ पर? राज्य में। आगे है कर्पूरी ठाकुर। ये चर्चा में क्यों आगे हैं? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर। इनके जन्म शती पर इनके मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। ये जननायक थे, यानी लोगों के नेता थे। कर्पूरी ठाकुर बिहार में जो अति पिछड़ी या पिछड़ी जातियां होती उसके प्रमुख नेता थे। ठाकुर के कट्टरपंथी नीतिगत निर्णयों, जिनमें अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप से हटाना, शराबबंदी लागू करना और एक स्तरीय आरक्षण प्रणाली शुरू करना, ये सब महत्वपूर्ण उनके फैसले हैं। तो इन्हीं कार्यों को लेकर उन्हें भारत रत्न दिया गया है। तो आइए भारत रत्न के बारे में जानते हैं। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। यह जाति, व्यवसाय, स्थिति या लिंग के भेदभाव के बिना उच्चतम क्रम की असाधारण सेवा या प्रदर्शन की मान्यता में प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 2 जनवरी को। ध्यान रखिएगा, 2 जनवरी 1954 को 2 जनवरी 1954 को इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी। जो पहले भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था। प्रारंभ में भारत रत्न केवल विज्ञान, कला, साहित्य और जो सार्वजनिक सेवा होती है उन्हीं के लिए दिया जाता है, लेकिन बाद में मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र को शामिल करने के लिए मानदंडों का विस्तार किया गया कि किसी भी क्षेत्र में अगर कोई भी मानव प्रयास करता है, अच्छा कार्य करता है, तो उसे भारत रत्न दिया जाता है। किसी विशेष वर्ष में वार्षिक पुरस्कारों की संख्या अधिकतम 3 तक सीमित होती है। इसमें कोई मौद्रिक अनुदान नहीं होता है। अनुच्छेद 18 के तहत कोई शीर्षक नहीं है, मतलब कि इसका इस्तेमाल शीर्षक का आप नहीं कर सकते हैं कि आप भारत रत्न ये हो। आगे है शेयर बाजार के बारे में दिया है। भारत वैश्विक स्तर पर चौथे सबसे बड़े इक्विटी बाजार बनने के लिए हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है। यानी कि जो शेयर मार्केट है भारत का 4th रैंक पर आ गया है। भारत का 4th रैंक पर आ गया है, वहीं हांगकांग को भारत पीछे छोड़ दिया है। तो क्यों भारत पीछे छोड़ दिया है इसके बारे में जानेंगे, और हांगकांग पिछड़ा क्यों है इसके बारे में जानेंगे। जो भारतीय एक्सचेंज है उसको सूचीबद्ध शेयरों का जो संयुक्त मूल्य था, जो पहले हांगकांग का कितना था, $4.29 ट्रिलियन था, वहीं भारत का कितना हो गया है, $4.33 ट्रिलियन हो गया है। और उसका $29 ट्रिलियन है, $4.29 ट्रिलियन है किसका, हांगकांग का। तो हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए 4th रैंक पर भारत की शेयर बाजार आ गई। भारत के ऊपर शीर्ष 3 शेयर मार्केट वाले हैं, शेयर बाजार वाले देश हैं। अमेरिका पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर चाइना आता है, तीसरे स्थान पर जापान आता है, चौथा स्थान किसका बन गया है, भारत का। ये भारत को उपलब्धि कैसे मिली है? भारत को उपलब्धि मिली है शेयर बाजार में वृद्धि, भारत की जो जीडीपी मजबूत है वो, राजनीतिक स्थिरता, पोर्टफोलियो निवेश, वैश्विक निवेशक कंपनियों के लिए जो विकल्प बनना चाहिए, चीन के लिए जो विकल्प था वो भारत की तरफ आ रहे हैं। इस कारण से भारत का जो शेयर बाजार है काफ़ी ऊपर चढ़ गया। वहीं हांगकांग के लिए चुनौती क्या है? हांगकांग के लिए चुनौती है एक तो कोविड के चलते जो प्रतिबंध लगा है वो, प्लस उसके बाद जो संपत्ति क्षेत्र है वहाँ पर संकट है, भू राजनीतिक तनाव शामिल हुई है, चाइना को लेकर विवाद चलता रहता है हांगकांग का। इन सब सारी चीज़ों से जो शेयर मार्केट है वो डाउन हुआ है हांगकांग का। भारत आ गया है 4th रैंक पर। शेयर बाजार में होता क्या है, एक्सचेंजों का एक संग्रह होता है जिसमें निवेशक कंपनी के शेयर और अंत प्रतिभूतियां खरीद और बेच सकते हैं। यानी कि जो सिक्योरिटी होती है उसमें खरीदी और बिक्री की जाती है इस शेयर मार्केट में। आगे है विजन 2030 के बारे में दिया है। विजन 2030 यानी विजन 2030, ये क्या है विजन में जानते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय विजन 2030 के तहत जो पीएम से यानी कि जो प्रधानमंत्री यानी कि पीएम सार्वजनिक परिवहन सेवा है उसी के पार्ट के रूप में दिल्ली, फिर उसके बाद मुंबई, फिर उसके बाद चेन्नई, फिर कोलकाता, ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज है उसको इलेक्ट्रिकल करने का विचार कर रही है। दिल्ली, मुंबई, फिर उसके बाद चेन्नई, फिर यहाँ पर है कोलकाता। ये है गोल्डन चतुर्भुज, मतलब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड, यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज रोड है जो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा बनाया गया था उस समय। तो इसको इलेक्ट्रिक करने का विचार कर रही है केंद्र सरकार विजन 2030 के तहत। इस योजना में होगा क्या, अगले 7 वर्षों तक इसे लागू होने की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य है ई मोबिलिटीज को बढ़ावा देना
और ई बसों को तैनात करना है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक बस है उसको तैनात करना है। इस प्रस्ताव में जो गतिशील है यानी कि जो डायनेमिक वायरलेस चार्जिंग है इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो जो डायनेमिक वायरलेस चार्जिंग है इससे फ़ायदा क्या होगा कि मतलब बस चलती रहेगी और चार्ज हो जाएगी। कैसे चार्ज हो जाएगी? जो सड़क है उसके सतह के नीचे एम्बेडेड बेस पैड का उपयोग किया जाएगा। आइए फिगर में देखते हैं कि जो एम्बेडेड बेस पैड है वो किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर जो व्हीकल्स हो गए, ये हो गया इलेक्ट्रिक व्हीकल है ऊपर, फिर ऊपर इस पर भी एक पैड लगा दिया जाता है। गाड़ी के आगे जहाँ चार्जिंग सेट है वहाँ पर एक पैड लगा दिया जाता है, प्लस उसके बाद रोड के अंदर ही एक पैड लगाया जाता है, जिससे जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्पन्न होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर उत्पन्न होता है तो इससे जो गाड़ी है इसको चार्ज होने में आसानी होती है, यानी कि जहाँ जहाँ सेट किया गया है वहाँ पर जैसे गाड़ी गुजरेगी तो बिना रुके ही ये ऑटोमेटिक चार्ज हो जाएगी, बिना रुके ऑटोमेटिक चार्ज हो जाएगी। तो ये है डायनेमिक वायरलेस चार्जिंग। इसके कारण भारत की जो बैटरी है, बैटरी खरीदने की जो क्षमता है वो भी कम होगी और उसकी डिमांड भी कम होगी, और भारत को जो फ्यूल ईंधन से चलने वाली गाड़ी, पेट्रोल डीजल से जो गाड़ी है उसको भी कम करने में आसानी मिल सकती है। फ्री मूवमेंट रिजीम के बारे में दिया है। भारत सरकार और म्यांमार के साथ जो फ्री मूवमेंट रिजीम है यानी कि फ्री मूवमेंट रिजीम है उसको लेकर जो पुनर्मूल्यांकन है उसको करने पर विचार किया जा रहा है दोनों सीमाओं के बीच। ये जो फ्री मूवमेंट रिजीम है ये है क्या? इसके तहत मतलब कि दोनों ही देश, म्यांमार और उसके साथ इंडिया, दोनों ही देश के जो इस बॉर्डर पर, म्यांमार भारत के बॉर्डर पर सटे हुए हैं, 16 किलोमीटर दोनों के देशों के नागरिक 16 किलोमीटर तक बिना किसी वीज़ा का एक दूसरे देशों में ट्रेवल कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, घूम सकते हैं। ये जो फ्री मूवमेंट रिजिम लागू किया गया था 2018 में लागू किया गया था, 2018 में लागू किया गया था, क्योंकि भारत और म्यांमार के बीच में जो सीमा है वो लगभग 1643 किलोमीटर तक फैली हुई है, 1683 किलोमीटर तक फैली हुई है। 4 राज्य उससे बॉर्डर शेयर करते हैं। एक तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। फिगर में देखते हैं यहाँ पर जो फ्री मूवमेंट रिजिम है, यहाँ पर यह है नागालैंड, यहाँ पर सबसे पहले तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम। ये 4 स्टेट हैं जो अपने बॉर्डर शेयर करते हैं किससे? म्यांमार से। म्यांमार से अपने बॉर्डर शेयर करते हैं। दोनों देशों के बीच में फ्री मूवमेंट रिजिम है, यानी कि 16 किलोमीटर तक म्यांमार के नागरिक इंडिया में जा सकते हैं, जो बॉर्डर शेयर करते हैं, यहाँ ट्रेवल कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं। वहीं इंडिया के जो बॉर्डर वाले लोग हैं वो भी 16 किलोमीटर तक यहाँ आ सकते हैं, 16 किलोमीटर तक इधर आ सकते हैं, ये लोग 16 किलोमीटर तक इधर जा सकते हैं। तो ये था फ्री मूवमेंट रिजिम के बारे में। लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ता है? पहले कुछ एक बॉर्डर पास बनाना पड़ता है, एक बॉर्डर पास बनाना पड़ता है। उस पास को दिखाकर, ये पास 1 साल के लिए होता है, 1 साल के लिए होता है। लगभग इसकी जो वैलिडिटी होती है 2 सप्ताह के लिए, 2 सप्ताह के लिए इसे जारी किया जाता है। 2 सप्ताह के बाद इसे रिन्यूअल कराया जाता है और फिर 1 साल तक इसकी वैलिडिटी रहती है। 2 सप्ताह तक इसको एक साथ आप ट्रेवल कर सकते हैं। 2 साल के लिए इशू, 2 साल नहीं सॉरी 2 सप्ताह के लिए, 2 सप्ताह के लिए। तो आप इस बॉर्डर पास को दिखाकर इस पार जा सकते हैं, इधर वाले बॉर्डर पास को दिखाकर इस पार जा सकते हैं। अभी दोनों देश सीमा पर लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है। जो विद्रोही गुट और जो म्यांमार की सैन्य ताकत है, दोनों के बीच चल रहा है विवाद, सैन्य झड़प भी हो रही है। तो इन सब सारी चीज़ों को लेकर दोनों देशों के बीच में पुनर्मूल्यांकन की बात कर रही है कि बॉर्डर को फिर से पुनर्मूल्यांकित किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।